सेल साइकिल का ही एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है सेल डिवीजन। किसी भी सेल को जिसको डिवाइड करना होता है, जिसका फेट है उसको डिवाइड करना है, तो वो सबसे पहले इंटरफेज के थ्रू प्रिपेयर होती है। हम सेल साइकिल में पढ़ ही चुके हैं इंटरफेज को कि G1, S और G2 ये 3 फेजेज होते हैं। अगर एक पूरे सेल साइकिल को 24 आवर साइकिल मान ले हम, तो 23 घंटे तक ये तीनों फेज चलती हैं, जिसमें 11, 8 और 4 ये पार्टीशन होता था। इस दौरान सेल जो है वो प्रिपेयर होती है, यानी कि ग्रो करती है। साइज जो है वो सेल का इंक्रीज होता है लाइक दिस इन 3 फेजेस के बाद। जब सेल साइज इंक्रीज हो रहा था तो उसी दौरान एस फेज में हमने देखा था कि डीएनए कंटेंट भी डबल हुआ था। पहले मानो ये डीएनए रहा होगा, इसमें अंदर क्रोमेटिन फॉर्म में डीएनए रहा होगा, क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं है, क्रोमेटिन फॉर्म में है, जो कि क्रोमोसोम से लेस कंडेंस है। तो क्रोमेटिन फॉर्म में जो है डीएनए है जिस सेल को डिवाइड करना है। अब एस फेज में क्योंकि डुप्लीकेट हो चुका तो न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ा है और क्रोमेटिन का अमाउंट भी बढ़ा है, यानी डीएनए अब डबल है। बट ध्यान रहे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अमाउंट को अगर कंसंट्रेशन सी से हम मेजर करें, मान लीजिए मैंने कह दिया कि इसके अंदर 2 कंसंट्रेशन 2C, 2 काउंट डीएनए इसके अंदर टोटल, तो इंटरफेज होने के बाद यानी G1S और G2 होने के बाद इसमें 4C कंटेंट डीएनए होगा, क्योंकि ऐसा एस फेज में हो गया था। G1 में कोई सेल जब नॉर्मल है G0 स्टेज में, उसमें 2C डीएनए है। जब वो G1 फेज में आएगी तो भी उसमें 2C ही रहेगा, लेकिन जब वो S फेज में आएगी तो डीएनए 4C हो चुका होगा। साइज तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ G2 फेज में भी डीएनए 4C ही रहेगा, तो इंटरफेज खत्म होने के बाद डीएनए डबल रहेगा। अब फाइनली सेल डिवीजन होगा इंटरफेज के बाद, यानी ये सेल रियली में डिवाइड करेगी। तो रियली में डिवाइड करना भी 2 तरह का हो सकता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो माइटोसिस इक्विटोरियल डिवीजन है कि जितना एक सेल के पास जो डिवाइड करने वाली है उसके पास जितना भी कंटेंट है वो इक्वली अपनी 2 डॉटर सेल्स को वही कंटेंट देता है सारा। मानो इसके पास 2n क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल्स के पास 2n क्रोमोसोम ही जाएगा। ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो चुका था इंटरफेज में। तो अपना कंटेंट इंटरफेज में डिवाइड करके सेल ग्रोथ कर चुकी होती है और फाइनली 2 इक्वल सेल्स में वो डिवाइड हो जाती है। तो माइटोसिस इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन जो कि ग्रोथ में देखने को मिलता है। एक और तरह का सेल डिवीजन भी हो सकता है जहां सेल वही सब, मानो ये 2n सेल है, ये इंटरफेज करेगी, ये पहले बड़ी होगी, कंटेंट क्रोमोसोम नंबर तो वही रहेगा लेकिन कंटेंट डबल हो चुका होगा, इसमें 2C है तो इसमें 4C है। तो यहां तक इंटरफेज तो कॉमन है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। लेकिन मियोसिस में इक्विटोरियल डिवीजन नहीं होता, इसमें एक्चुअली जो कंटेंट है वो हाफ होकर जाता है, 1C 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 एंड 1C। तो टोटल 4 जो डबल सेट था क्रोमोसोम का वो हाफ हो चुका है एक तरह से, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर तो देखो 2n है, इनमें nn रहेगा, लेकिन 4C 4 कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए का बंटवारा। माइटोसिस में तो 2C 2C होता है, क्योंकि एक्चुअली में तो सेल 2C थी ना, ये रियल सेल थी, तो रियल सेल के ही जितना डीएनए दोनों डॉटर सेल्स को मिल जाता है। लेकिन यहां रियल सेल में 2C 2 कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए था, जबकि मियोसिस में, माइटोसिस में तो 2C के बराबर 2C आया, मियोसिस में C और C यानी हाफ डीएनए आया। तो मियोसिस सेल डिवीजन जब होता है तो हाफ डीएनए ही आ पाता है डॉटर सेल्स में, जबकि इक्वल नंबर ऑफ डीएनए जाता है माइटोसिस में, इसलिए वो इक्वेटोरियल डिवीजन है। मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, जहां क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होता है और डीएनए कंटेंट भी जो है वो हाफ होगा। सो ये तो बेसिक्स थे, डिटेल में हम माइटोसिस स्टडी करते हैं। तो माइटोसिस जो कि मोस्ट अबंडेंट टाइप का सेल डिवीजन है, जो कि ग्रोथ के दौरान देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ में प्लॉइडी कम नहीं हो सकती, जैसी एक सेल है एज इट इज वैसी ही सेल बननी चाहिए डॉटर सेल्स, ताकि कंटिन्यूअसली ये सेल जो है ये मिलकर टिश्यू बना सके और ग्रोथ हो सके। तो माइटोसिस को भी 2 इवेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो माइटोसिस इटसेल्फ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। पहले बिल्कुल बेसिक में समराइज करूंगा केवल 2-3 मिनट में, उसके बाद हम डिटेल में माइटोसिस को पढ़ने ही वाले हैं। तो खुद माइटोसिस का, यानी जब ये सेल रियली में डिवाइड करेगी, और माइटोसिस स्टार्ट कब होगा, इंटरफेज के बाद। ज्यादातर सेल जो है टाइम अपना इंटरफेज में ऑलरेडी बिता चुकी है, उसके बाद ये माइटोसिस केवल 1 घंटे में हो जाएगा, अगर 24 आवर साइकिल्स माने या कितना भी साइकिल माने, 5% टाइम मुश्किल से माइटोसिस लेगा। तो उसमें भी पहला फेज कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस पर वर्क होगा, क्योंकि इंटरफेज के बाद सेल बड़ी हो चुकी है, न्यूक्लियस भी बड़ा हो चुका है, डीएनए जो है वो डबल हो चुका है। तो कुछ काम न्यूक्लियस पर होगा
और फिर फाइनली अल्टीमेटली जब न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका होगा, यानी एक ही सेल के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि 2 न्यूक्लियस बन गए ऐसे कुछ, और सेल ऑलरेडी बड़ी है ही, तो फाइनली साइटोप्लाज्म और डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। और एक नॉर्मल सेल से पहले तो एक बड़ी सेल बनी इंटरफेज के बाद, और फिर फाइनली 2 छोटे छोटे सेल बन गए जो एग्जैक्ट कॉपी है इस एक्स सेल के, एग्जैक्ट कॉपीज। तो बीच की ये स्टेज इंटरफेज थी जिसमें चीजें डबल हुई, और फिर फाइनली दोनों इक्वली डिवीजन के थ्रू जो है 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस पर काम होता है, साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल डिवीजन होता है, ये माइटोसिस के 2 फेज हैं। हम कैरियोकाइनेसिस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं केवल समराइज वे में, कि कैरियोकाइनेसिस में एक्चुअली न्यूक्लियस पर पहले क्या वर्क होता है। तो इंटरफेज के बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, एवरीथिंग सब कुछ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस भी है। हाँ, डीएनए जरूर डबल है तो थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है डीएनए न्यूक्लियस में, लाइक दिस। तो कैरियोकाइनेसिस में भी एक सबसे पहली अर्लियर फेज होती है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, न्यूक्लियोलस हट जाता है, और ये जो क्रोमेटिन डीएनए था ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम्स बना लेगा कुछ इस तरह से, क्रोमोसोम्स बन गए, सारा क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गए। तो ये अभी डिटेल में हम बात करेंगे, इतना काम प्रोफेज के बाद हुआ। फिर फाइनली मेटाफेज में, ये केवल एक समरी है, मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे इक्वेटर अगर इसको मान ले तो यहां आने लगते हैं। यहां इनको लाने के लिए भी बहुत सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि स्पिंडल्स हैं, ये स्पिंडल क्या, इन पर भी हम बात करेंगे, और इनके फाइबर्स होते हैं ऐसे। हम जानते हैं, हम साइटोस्केलेटन पढ़ चुके हैं कि स्पिंडल फाइबर्स सेल का ही साइटोस्केलेटन है, और वो भी माइक्रोट्यूब्यूल टाइप का। आप माइक्रोट्यूब्यूल यानी साइटोस्केलेटन की वीडियोस में जाके देख भी सकते हो, पढ़ाया भी हुआ है, आपने पढ़ा भी हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल ही स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स को अटैच कराते हैं, ये जैसे तैसे उनका मूवमेंट करा के, ये सारा हम पढ़ेंगे कैसे उनका मूवमेंट करा रहे हैं, बट राइट नाउ आप समराइज वे में समझिए, ये इनको मूव कराकर इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पर ले आते हैं क्रोमोसोम्स को, और उनसे खुद भी अटैच करके रखते हैं दोनों साइड से। फिर फाइनली एनाफेज में, लाइक क्रोमोसोम को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर ड्रॉ करूं, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, एक मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं सिस्टर क्रोमेटिड, और एक को ग्रीन कलर से, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। स्पिंडल पोल से इधर से ये भी बंध चुका है यहां पर, और स्पिंडल पोल से इधर भी ये भी बंध चुका, माइक्रोट्यूब्यूल है ये। अभी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, कहां ये बाइंड करता है, काइनेटोकोर जिसको हम कहते हैं। ये काम हो चुका बिल्कुल मेटाफेज में। तो मेटाफेज के बाद अगर ये सब कुछ है, आपको अगर याद हो मैंने स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी पढ़ाया था, तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट में ये प्रॉपर कंडीशन है, तो चेक पॉइंट ऑफ रहेगा, यानी अब एनाफेज हो जाएगी। तो एनाफेज जब होगी तो ये वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये खींच लेगा इस सिस्टर क्रोमेटिड को अपनी तरफ, और इस सिस्टर क्रोमेटिड को ये वाला पोल खींच लेगा, तो एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी। तो एनाफेज के बाद कुछ आपको ऐसी दिखेगी सेल, स्पिंडल पोल तो है अभी भी नो डाउट, लाइक दिस, और क्रोमोसोम्स जो यहां पर थे लाइक दिस, उनकी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और इधर दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड, इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड, इधर दूसरे क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड, जितने भी क्रोमोसोम है लाइक दिस, ऐसा काम होगा। फिर टीलोफेज होती है बिल्कुल रिवर्स प्रोफेज की। टीलोफेज में वापस, अब यहां देखो क्रोमेटिड्स कंडेंस्ड है, आधा क्रोमोसोम है एक तरह से ये, तो ये दोबारा डीकंडेंस होने लगेगा, जबकि प्रोफेज में जो है कंडेंसेशन हुआ था, यानी प्रोफेज का बिल्कुल रिवर्स है। तो धीरे धीरे ये क्रोमेटिड खुलकर क्रोमेटिन बनने लगेंगे, डीएनए के धागे बनने लगेंगे लाइक दिस, क्रोमेटिड खुल गए, क्रोमेटिड जो है आपके क्रोमोसोम जो थे सिस्टर क्रोमेटिड वो खुल गए, वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगी, ओके, और न्यूक्लियोलस वापस आया। तो देखो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए। तो ये 4 फेज के बाद जो पूरा ये काम हुआ ये कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। हाँ, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। हम चले कहां से थे याद करो, प्रोफेज में यहां से क्रोमेटिन था, न्यूक्लियोलस था, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटी, मेटाफेज पर आए, सेपरेट हुए, ये चारों काम करने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस। ये एक समरी है, बहुत अच्छे से अगर समझ में आई होगी तो डिटेल में तो आएगा ही। तो साइटोकाइनेसिस के थ्रू फाइनली सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है। एनिमल्स का अलग साइटोकाइनेसिस मैकेनिज्म है और प्लांट्स का अलग साइटोकाइनेसिस मैकेनिज्म होता है। तो इस तरह से माइटोसिस फाइनली वर्क करता है। मैं एक चीज और आपको बता दूं ह्यूमंस का एग्जांपल लेकर, ताकि और आप अच्छे से समझ पाए। हम रिलेट करते हैं ह्यूमन सेल के माइटोसिस को
कि ये कोई भी एक सोमैटिक सेल है जो डिप्लॉयड है ह्यूमंस के अंदर। इसके न्यूक्लियस में आप जानते हो क्रोमेटिन, अब क्योंकि देखो ये डिवाइड अभी जी नॉट फेज में है तो क्रोमोसोम्स कंडेंस नहीं है, ये जो डीएनए वो कंडेंस नहीं है, क्रोमेटिन स्टेट में है। तो मैं इसका वेट मान लेता हूं, एक हाइपोथेटिकल वेट मैंने मान लिया कि इसके अंदर 46 ग्राम वेट है। मैं ये भी मान लेता हूं कि 1 ग्राम वेट डीएनए एक क्रोमोसोम बना सकता है। 1 ग्राम वेट डीएनए एक क्रोमोसोम बना सकता है। तो कल को ये कंडेंस होंगे कभी तो ये 46 क्रोमोसोम बना पाएंगे, क्योंकि 46 ग्राम इसके अंदर है टोटल। अब देखो इंटरफेज के बाद, इंटरफेज के बाद क्या होगा, यानी G1 S G2 सब कुछ हो चुका, तो इसी के न्यूक्लियस में वही सोमैटिक सेल ह्यूमन की, ठीक है डिप्लॉइड, प्लॉइड चेंज नहीं हुई है, लेकिन डीएनए डबल हो चुका। तो इसमें टोटल पहले 46 ग्राम डीएनए था, तो इंटरफेज के बाद यानी S G1 और G2 के बाद अब इसमें 92 ग्राम डीएनए, आप सभी एग्री करेंगे। तो अभी तक तो डीएनए जो है वो डीएनए है, क्रोमोसोम फॉर्म तो है ही नहीं, तो डबल डीएनए हो गया। अब फाइनली जब ये कंडेंस होंगे तो यहां 46 ग्राम डीएनए था, तो मान लीजिए अगर यहां कंडेंस होकर डीएनए कुछ इस तरह का बनता, क्रोमोसोम इस तरह का एक क्रोमोसोम ऐसा बनता। अब जो क्रोमोसोम बनेगा, बनेंगे तो 46 ही, लेकिन अब 2 ग्राम का एक क्रोमोसोम बनेगा तो थोड़ा सा थिक बनेगा, ठीक है। ये तो डीएनए डबल होने का मतलब ये है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो उस डुप्लीकेट डीएनए से एक्चुअली प्रोड्यूस हुई है। तो इसके अंदर थिकंड कंडेंस क्रोमोसोम बनेंगे, तो टोटल जब अब जो प्रोफेज हो जाएगी, जब प्रोफेज हो जाएगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रही नहीं, ना ही न्यूक्लियोलस रहा, तो 92 ग्राम डीएनए से क्रोमोसोम्स बनेंगे इस तरह से, ये बने क्रोमोसोम्स। ऐसे करके 46 क्रोमोसोम्स ही बनेंगे, लेकिन यहां जो क्रोमोसोम बना उसमें 2 ग्राम वजन होगा, ये बात हम समझेंगे। अब देखो 46 क्रोमोसोम्स ही बने क्योंकि, तो मैं मान लेता हूं मेटाफेज में वो 46 क्रोमोसोम 1 2 3 एंड सो ऑन, 46 क्रोमोसोम मेटाफेज में यहां आ गए, ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, 2 ग्राम का एक क्रोमोसोम है। एनाफेज के बाद एग्जैक्टली, एनाफेज के बाद एग्जैक्टली देखिए ये 46 क्रोमोसोम्स आधे आधे हो जाएंगे एक तरह से, 46 क्रोमोसोम्स है, 46 सिस्टर क्रोमेटिड्स उधर जाएंगी और 46 सिस्टर क्रोमेटिड्स इधर आ जाएंगी, क्योंकि टोटल क्रोमोसोम्स तो 46 है ना, 46 क्रोमोसोम्स है टोटल, एक क्रोमोसोम 2 ग्राम का है। तो मैं ये भी मान सकता हूं कि एक सिस्टर क्रोमेटिड 1 ग्राम से, एक क्रोमोसोम अगर 2 ग्राम से तो एक सिस्टर क्रोमेटिड 1 ग्राम ही है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम है तो 46 सिस्टर क्रोमेटिड इधर आएंगी, 46 सिस्टर क्रोमेटिड इधर आएंगी, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो क्रोमोसोम नहीं जा रहे, सिस्टर क्रोमेटिड जा रहे हैं, तो 46 क्रोमोसोम दोनों तरफ 46 सिस्टर क्रोमेटिड भेज सकते हैं, और एक सिस्टर क्रोमेटिड का वेट 1 ग्राम है समझिए। तो कुल मिलाकर ग्राम में ही बात करेंगे तो दोनों पोल्स की तरफ इधर भी 46 ग्राम डीएनए आ गया, इधर भी 46 ग्राम डीएनए आ गया। फिर टीलोफेज में उसी डीएनए को, क्योंकि अब क्रोमोसोम नहीं है ना, वो तो अनकंडेंस हो जाएगा या क्रोमेटिन बन जाएगा, तो इधर से वापस 46 ग्राम डीएनए बन गया, इधर भी 46 ग्राम डीएनए बन गया। और याद करो आपके ओरिजिनल सेल्स में भी 46 ग्राम डीएनए था। जब ये सेल यहां से साइटोकाइनेसिस कर जाएगी तो ऊपर वाली सेल में भी 46 ग्राम डीएनए है, नीचे वाली सेल में भी 46 ग्राम डीएनए है। ऐसे करके इस 92 का इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ है। तो ये मैंने ह्यूमन से एग्जांपल लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस को, यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, जिसमें सबसे पहली पेज है प्रोफेज। तो माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन की भी सबसे पहली फेज है प्रोफेज। प्रो का मतलब होता है बिफोर, वर्जन भी आते हैं प्रो, आप मोबाइल फोन भी देखते हैं प्रो, तो प्रो का मतलब प्रिकर्सर या पहले का, बिफोर वर्जन। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में प्रो फेज होती है। इंटरफेज के बाद, अगेन आई एम रिपीटिंग, याद रखिएगा कि इंटरफेज के बाद सेल बड़ी हो चुकी है, लेकिन न्यूक्लियस एज इट इज है अभी भी, उसके अंदर क्रोमेट डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनेलिस डिसअपीयर हो गए, इवन सेल का साइज बड़ा हुआ है, ऑर्गेनली भी डबल हुए हैं। इस चीज के बाद जस्ट प्रोफेज शुरू होती है। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपीयर हो जाएगी। अब ये एक मॉर्फोलॉजिकल वर्क है जो दिखने में आसान है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत होगी। कुछ क्लीवेज प्रोटीन्स होंगे जो कट ऑफ करेंगे न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को या लैमीन्स को। आप जानते हैं कि एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का टाइप है लैमीन, टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट खुद एक साइटोस्केलेटन है।
साइटोस्केलेटन ज्यादातर साइटोप्लाज्म में ही होता है, 1 2 3 4 और 6 टाइप का, पांचवे को छोड़कर बाकी सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोप्लाज्म में होते हैं। जबकि टाइप 5 जिसका नाम लैमीन्स है, लैमीन्स होता है न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन के नीचे, जो स्टेबल बनाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो इस लैमीन को तोड़ा जाएगा, लैमिन भी टूटेंगे, खुद मेम्ब्रेन भी जो है वो डिसोसिएट होगी, तो बहुत सारे प्रोटीन्स उसमें मदद करेंगे। और अगर आपको याद हो सेल साइकिल जो हमने प्रीवियसली अभी पढ़ी थी, हर एक फेज के अपने सी साइक्लिन और सीडीके होते हैं। तो एम फेज का सीडीके होता था सीडीके 1 और साइक्लिन होता था बी। तो ये कॉम्प्लेक्स काम करेगा, इसे हम एम सीडीके भी कहते हैं। साइक्लिन बी और सीडीके 1 जो कि एम फेज के साइक्लिन सीडीके हैं, पीछे देख सकते हो आप सेल साइकिल में, आपको याद भी कराए हुए हैं DEAB इस तरह से, और 6 2 2 1 एंड 1। तो ये एसोसिएशन काम करता है और उन प्रोटीन्स को, टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर कराने का काम करेंगे। तो इसमें लैमिन्स भी ब्रेक डाउन होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वेसिकल्स बन जाएंगे, यानी जब ब्रेक डाउन होगी तो ये वेसिकल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, इसके वेसिकल्स बन जाएंगे। कौन मदद करेगा? MCDK, जो एम फेज का साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम MCDK या माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं, आपको याद हो तो MPF। ये सब सेल साइकिल में पढ़ा हुआ है, और बेटर एनहेंसमेंट आप जरूर देखिए अगर नहीं देखा हुआ है तो सेल साइकिल भी। तो MCDK टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर करा देंगे, एक चीज। सिमिलरली न्यूक्लियोलस डिग्रेड होगा, यानी न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। खुद न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है, मेम्ब्रेन लेस एक सेंटर होता है न्यूक्लियोलस, जहां ज्यादातर प्रोटीन और आरएनए है। तो आरएनए और प्रोटीन जो न्यूक्लियोलस में है, उनको डिग्रेड करने वाले प्रोटीन्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको भी MCDK रेगुलेट करेगा। MCDK के टारगेट प्रोटीन होंगे, टारगेट प्रोटीन क्या करेंगे? अब पर्टिकुलरली प्रोफेज तो करानी है ना, जरूरी नहीं है सब प्रोटीन्स को एक्टिवेट करे, ये उनको एक्टिवेट या फॉस्फोराइलेट करके MCDK करेगा तो फॉस्फोराइलेट, क्योंकि काइनेज है, याद कीजिए CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, तो करेंगे तो फॉस्फोराइलेट, लेकिन उनको डिसअपियर मतलब उनको इनएक्टिव करते हैं या उनको डिग्रेड करते हैं। तो दो मेजर चेंजेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी जो थी G2 के एंड तक भी, जैसे ही प्रोफेज यानी कि माइटोसिस का, कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप प्रोफेज स्टार्ट हुआ, तो दो ये मेजर चेंज आए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी क्रोमेटिन्स जो है, अभी क्रोमोसोम बने नहीं है, जो क्रोमेटिन या DNA है वो कंडेंस होने लगता है, ये एक और मेजर चेंज है, कंडेंस। याद कीजिए प्रोटीन कंडेंसिन, ये मैंने MCDK के रोल में भी आपको सारी चीजें बताई हुई हैं पहले भी। तो क्रोमेटिन्स को कंडेंस करने वाला प्रोटीन कंडेंसिन प्रोटीन, ठीक है, ये एक फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है। ये कंडेंसिन प्रोटीन क्या करते हैं? क्रोमेटिन्स को कंडेंस करते हैं और उनको क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं इस फेज में। ये बहुत ही 3 मेजर चेंज हैं जो प्रो फेज के अंदर आते हैं। ये G2 था, G2 के बाद यहां न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स थे यानी DNA था, ठीक है। तो अब फाइनल देखो क्या हो सबसे, और ये न्यूक्लियोलस था ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियोलस गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, ये न्यूक्लियोलस गया, और क्रोमेटिन कंडेंस हो गए। तो कुछ इस तरह की अब सेल दिखेगी, देखिए कंस्ट्रिक्शंस बना लेंगे, एक पतला रीजन होगा बिल्कुल यहां, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये अब मैं सेंट्रोमियर के अराउंड ही DNA बना रहा हूं। कुछ इस तरह से वो क्रोमेटिन्स कंडेंस होकर क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। तो प्रोफेज के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहें तो प्रोफेज को भी फर्दर सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट हम MSc लेवल के लिए पढ़ रहे हैं या नेट लेवल के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आप केवल ये याद रख सकते हैं कि प्रोफेज, अदरवाइज इसको भी अर्ली प्रोफेज या जो है लेट प्रोफेज आप कह सकते हो। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट हटना शुरू होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू होता है। लेट प्रोफेज में वो सारी चीजें हो चुकी होती हैं जो होनी थी। तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन तो स्टार्ट अर्ली प्रोफेज में ही हो जाएगा, और फाइनली क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाता है लेट प्रोफेज के बाद, या कलेक्टिवली आप कह सकते हो कि प्रोफेज। तो कुछ इस तरह से हमारा क्रोमेटिन जो है वो इस तरह से अलाइन हो जाएगा। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में या वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अभी मैं बता दूं आपको जितना काम आएगा कि इस तरह से ये क्रोमोसोम्स के आर्म हैं, थोड़ा इस तरह से रहेगा। तो यहां तो बहुत थिक है DNA। अच्छा, आर्म्स को भी अगर जूम करें तो आर्म्स में भी DNA ऐसे क्रोमेटिन लूप फॉर्म में है,
ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट यही डीएनए, इसके अंदर भी बहुत हाईली कॉइल्ड डीएनए है जो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप है। सोलेनाइड स्ट्रक्चर, 30 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर, 700 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर, और फिर फाइनली ये पूरा क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर स्ट्रक्चर इसने बनाई हुई है। तो ये भी अंदर जो है पूरे लूप है ये। अगर हम जूम करके देखें तो इस फॉर्म में अब डीएनए आ चुका है, प्रोफेज के बाद वो कंडेंस हो चुका है। जो ये कंस्ट्रक्शन रीजन है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर है आपका। सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर यही मदद करेगा आगे जुड़ने में माइक्रोट्यूब्यूल से, जो स्पिंडल पोल्स की तरफ से आएंगे। तो सेंट्रोमियर पर एक तो होता है कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन। ये जो कोहेसिन प्रोटीन है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को मानो, एक तो ये हो गई और दूसरी ये इधर हो गई, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को 1 और 2, इनको जोड़ने का काम आपस में कोहेसिन प्रोटीन करता है। तो एक तो सेंट्रोमियर पर कोहेसिन प्रोटीन है और दूसरा यहां होता है काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन। वैसे तो बहुत से प्रोटीन है सेंट्रोमियर रीजन में। आप कहेंगे सर ये तो डीएनए है तो ये प्रोटीन कैसे हो गया? देखो खुद डीएनए भी अकेला डीएनए नहीं है क्रोमोसोम में, या आर्म्स में भी आप देखोगे, लूप्स में भी, तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड तो रैप है ही है। हिस्टोन इस तरह से प्रोटीन होते हैं, ऑक्टामर होते हैं, जिसमें दो H2A H2B, एक तो ऊपर H2A H2B 1 2, H2A H2B 4, और यहां H3 H4, H3 H4, और यहां H3 H4, H3 H4, सबकी दो दो कॉपी है, लेकिन ऐसे ये एक डायमर, ये एक डायमर, ये एक टेट्रामर पूरा, ठीक है। ऐसे करके ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अराउंड डीएनए रैप है लाइक दिस। तो ऐसा नहीं है कि केवल डीएनए ही है, ये जो लूप बनी हुई है, जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी प्रोटीन है। तो डीएनए में भी प्रोटीन है, आप ये ना सोचे क्रोमोसोम्स में प्रोटीन नहीं है। तो बेसिकली सेंट्रोमियर रीजन पर बहुत से प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन मेन दो प्रोटीन मैंने आपको बताए, एक तो काइनेटोकोर, कुछ इस तरह से निकले होंगे साइड में काइनेटोकोर, ये मदद करेंगे इस क्रोमोसोम को जुड़ने के लिए स्पिंडल फाइबर से, अभी आगे हम पढ़ेंगे। और कोहेजिन प्रोटीन खुद सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़े हुए है। जो कोहेजिन प्रोटीन होता है ना, ये 4 सब यूनिट से बना होता है। कोहेजिन प्रोटीन, अब इसको मैं फिर लिंक करूंगा सेल साइकिल से, आपने इसको पढ़ा हुआ है। कोहेजिन प्रोटीन में 4 जो है सब यूनिट्स होते हैं। SMC1, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम 1, फुल फॉर्म कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट एक आध बार जरूर आप याद कर सकते हो। स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम 3, SCC1, SCC3, ठीक है। तो ये 4 जो है सब यूनिट है, ये एक रिंग बनाते हैं ऐसे करके, SMC1, SMC2, SCC1, SCC3। तो ये कोहेजिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, ये आपने कहां पढ़ा है। मैंने जब आपको एनाफेज पढ़ा रहा था मैं, रोल ऑफ MCDK में, कि सेक्यूरिन और सेपरेज, सेपरेज अटैक करता था SCC1 साइट पर, याद कीजिए ये पढ़ाया हुआ है। तो SCC1 साइट को तोड़कर वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करता है। ये काम एनाफेज में होता है। एक प्रॉपर सेल, हेल्दी सेल जिसका सेल डिवीजन हो रहा है, जिसको करना है सेल डिवीजन, हेल्दी सेल तो सोमैटिक भी है जो डिवाइड नहीं कर रही, तो मैं हेल्दी तो नहीं कहूंगा, कहने का मतलब जो सेल सेल डिवीजन करेगी उसमें सारा काम होता है कि सेपरेज SCC1 को तोड़कर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करेगा। फोर्स तो होंगे अलग करने के लिए, लेकिन वो जो जुड़े हुए थे कोहेजिन प्रोटीन से, उसमें भी पर्टिकुलरली SCC1 साइट को तोड़कर दोनों अलग किए जाते हैं। तो सेंट्रोमियर पर एक कोहेजिन प्रोटीन है और एक काइनेटो प्रोटीन है जो जुड़ने में मदद करेगा। तो देखिए ये कुछ मेजर इवेंट थे जो अभी तक हो रहे हैं प्रोफेज में। एक एक्सेप्शन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि यीस्ट या कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे डाइएटम्स भी, डाइएटम्स एल्गी हैं या प्रोटिस्ट हैं, विटेकर के अकॉर्डिंग इनको हम प्रोटिस्ट में डालते हैं, अदरवाइज ये भी एल्गी हैं डाइएटम्स। तो देखिए प्रोफेज में मैंने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, खासकर बडिंग यीस्ट में, कि वहां पे ना जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर नहीं होती, यानी खुद स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर ही बनेंगे। जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज पर भी न्यूक्लियस में आएंगे, तो न्यूक्लियस डायरेक्ट 2 न्यूक्लियस बना लेगा, उसको इन क्रोमोसोम्स को बाहर आने की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं क्लोज माइटोसिस। ये एक स्पेशल केस है, समझिए इसमें हो क्या रहा है। बाकी सेल्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं,
और फिर उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स को स्पिंडल पोल खींच लेता है अपनी तरफ, और बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आती है। तो वो तो ओपन माइटोसिस है, जो कि नॉर्मली हम पढ़ते ही आए हैं या पढ़ते हैं हमेशा। लेकिन क्लोज माइटोसिस भी हो सकता है, जैसे कि यीस्ट में, जहां न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हटती नहीं, तो अंदर ही अंदर कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम बनते हैं, अंदर ही अंदर मेटाफेज होगी एक तरह से, न्यूक्लियस के इक्वेटर पर आ जाएंगे, और अंदर ही स्पिंडल पोल्स बनते हैं, और अंदर ही स्पिंडल फाइबर, और अंदर ही अंदर न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये एक स्पेशल केस है क्लोज माइटोसिस, अदरवाइज नॉर्मली तो ओपन माइटोसिस ही होता है, यानी जितनी भी चीज हमने लिखी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होगी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगा, और क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर डीएनए बनाएंगे। तो एक ये भी कंसेप्ट होता है किसका, क्लोज माइटोसिस का। बट नॉर्मल सेल में या नॉर्मल माइटोसिस में ओपन माइटोसिस ही है, और जो प्रोफेज है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, न्यूक्लियोलस हट जाएगा, साथ ही साथ जो सेल के साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो स्पेशल माइक्रोट्यूब्यूल बनने लगते हैं। तो एक चीज और होगी कि स्पिंडल फाइबर जो है वो, स्पिंडल फाइबर्स गो इन सर्च मोड और डायनेमिक मोड। बात करते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर है क्या, ठीक है। जो माइटोटिक स्पिंडल है वो बनने लगता है प्रोफेज में, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। बहुत बड़े बड़े चार चेंज हमने डिस्कस किया, अच्छे से हमने सब कुछ समझ भी लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे जो है खत्म हुई, न्यूक्लियोलस कैसे डिसअपीयर हुआ, क्रोमेटिन कंडेंस और कंडेंसेस उसका मतलब क्या है, और चौथा और हम समझते हैं कि स्पिंडल फाइबर जो है वो सर्च मोड में जाने के लिए तैयार है, या माइटोटिक स्पिंडल जो है वो बनने के लिए तैयार है। तो ये माइटोटिक स्पिंडल क्या है भाई, मैं आपको याद दिला दूं कि किसी नॉर्मल सेल में जो अभी तक डिवाइड नहीं कर रही, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास एनिमल सेल्स में एक ऑर्गेनली होती है सेंट्रोसोम। ये हमने साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। फिर न्यूक्लियस है, ठीक है, ऑल्दो एनपीसी है तो गैप होता है। अब क्या होता है कि जीवन में ही सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड करने लगता है, और एग्जैक्टली एस फेज के बाद, यानी डीएनए डुप्लीकेशन के बाद, तो सेल में दो सेंट्रोसोम हो जाते हैं, ये सेंट्रोसोम, ये भी सेंट्रोसोम। ये सब पढ़ा था जीवन में क्या हुआ, एस में क्या हुआ, जी2 में क्या हुआ, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है ऑलरेडी, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। तो यहां देखो दो सेंट्रोसोम बन गए, एक से ही दो, क्योंकि जब डीएनए भी डुप्लीकेट होता है पूरी इंटरफेज में, तो इंटरफेज में सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट होते हैं। एक सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल थे दो, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल थे, तो क्योंकि दो सेंट्रोसोम है तो टोटल दो इसमें और दो इसमें, चार सेंट्रियोल बन चुके। जब सेंट्रोसोम ही दो बन गए तो चार सेंट्रियोल बन चुके। अब वो सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंट्रियोल को मैं कहूं नहींगा, पहले मैं एग्जैक्टली आपको करेक्ट वर्ड बताता हूं, ये एक सेंट्रोसोम है केवल, ये वाली स्ट्रक्चर, ये एक सेंट्रोसोम है, इसमें दो तो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, और ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। इसको नाम कहते हैं स्पिंडल पोल, स्पिंडल पोल। इस सेंट्रोसोम को हम स्पिंडल पोल कहते हैं, इधर भी ये दूसरा स्पिंडल पोल, ये दोनों पोल्स पर है इसलिए स्पिंडल पोल है, और ये बनाएगा स्पिंडल। अब समझना, इन दोनों के अंदर दो सेंट्रियोल हैं, इधर भी और उधर भी, तो कोई भी मैंने ड्रॉ कर दिया इधर वन। सेंट्रियोल के बाहर सेंट्रोसोम में जो होती है वो कहलाती है सेंट्रोसोम मैट्रिक्स, सेंट्रोसोम मैट्रिक्स प्रोटीन या सेंट्रोसोम मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है दो अंदर सेंट्रियोल है, ऐसे करके पूरा सेंट्रोसोम बना हुआ है। तो इस मैट्रिक्स से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं अलग अलग तरह के। अब मैं आपको पूरा साइटोस्केलेटन नहीं पढ़ाऊंगा, आपको याद होना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल में अल्फा बीटा ट्यूबुलिन ये प्रोटीन होता था एक, फिर अल्फा बीटा ट्यूबुलिन, तो ऐसे करके पॉलीमर बनके माइक्रोट्यूब्यूल का एक थ्रेड बनता था, ठीक है, एक फिलामेंट बनता था, फिर वो 13 फिलामेंट मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते थे। तो ये सारी चीजें जरूर आप जाकर माइक्रोट्यूब्यूल में ही देखें। अब मैं सिर्फ ये बता सकता हूं आपको कि माइक्रोट्यूब्यूल एक साइटोस्केलेटन है जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो मैट्रिक्स से हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां सेंट्रियोल से नहीं, मैट्रिक्स ऑफ द सेंट्रोसोम से, एमटीओसी है वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाएगा। एमटीओसी भी एग्जैक्टली हमने साइटोस्केलेटन में पढ़ा हुआ है क्या होता है, वो भी आप देख सकते हो उस वीडियो में। तो एमटीओसी से स्पिंडल फाइबर बनने शुरू होते हैं इस तरह से, जो बाहर निकलते रहेंगे। अच्छा, वो डायनेमिक भी है, तो उनकी लेंथ अपने आप बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। हाँ, बात ये ध्यान रखें कि जब वो यहां से बनने शुरू हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए माइनस से प्लस एंड की तरफ हमेशा बनते हैं। तो ग्रोइंग एंड प्लस एंड होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो जैसे जैसे स्पिंडल पोल से दूर है स्पिंडल फाइबर, तो उसका प्लस एंड दूर है, और माइनस एंड बिल्कुल स्पिंडल पोल की तरफ है। तो काफी सारे स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगते हैं स्पिंडल पोल से। स्पिंडल पोल कैसे बना, सेंट्रोसोम से,
एक स्पिंडल पोल में क्या क्या है, सेंट्रोसोम मैट्रिक्स है और सेंट्रियोल है। तो सेंट्रोसोम मैट्रिक्स से ये निकलने लगते हैं। मैंने ऐसे इसलिए बताया क्योंकि प्लांट सेल में स्पिंडल पोल तो होते हैं लेकिन उनमें सेंट्रियोल नहीं होता। तो अगर सेंट्रियोल नहीं है प्लांट सेल में तो क्या स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे? बनेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स से बनते हैं ना कि सेंट्रियोल से। तो सेंट्रियोल का होना कोई जरूरी नहीं है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। ये 100% याद रख लीजिए, आगे भी काम आएगा जीवन में। प्लांट सेल के सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल नहीं है क्योंकि उनका सेंट्रोसोम खुद सेंट्रोसोम से बनकर नहीं आया। प्लांट का सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पार्ट से बनकर आया है। ये बात भी मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स में बताई थी। खुद फंगस में भी ऐसा ही होता है, फंगस में भी सेंट्रियोल नहीं होते। तो क्या उनमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे? उनमें स्पिंडल फाइबर बनेंगे लेकिन सेंट्रियोल से नहीं बनते ना, ये बनते हैं सेंट्रोसोम मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स जरूर प्रेजेंट है और उससे ही स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो प्लांट में भी स्पिंडल फाइबर बनेंगे, प्लांट और एनिमल में भी बनेंगे, लेकिन एनिमल में सेंट्रियोल होता है लेकिन प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता। तो ऐसे करके इन फाइबर्स को, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं और दोनों तरफ के पोल्स को हम स्पिंडल पोल कहते हैं। तो माइटोटिक स्पिंडल अभी हमने समझ लिया कि स्पिंडल्स का मतलब स्पिंडल पोल की तरफ से जो फाइबर बन रहे हैं वो माइटोटिक स्पिंडल है। और ये काम प्रोफेज में ही शुरू हो जाता है बनना, प्रोफेज का ही इवेंट है। हालांकि इनका काम क्रोमोसोम से बाइंड करना भी रहेगा और उनको मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, वो मेटाफेज में रहेगा। तो 3 तरह के माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। माइटोटिक स्पिंडल का मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स जो पर्टिकुलरली माइटोसिस में बनते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं? माइटोसिस पढ़ रहे हैं, तो माइटोटिक स्पिंडल उसी में बनेंगे। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल है तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनेंगे, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनते हैं। और इनका जो माइनस एंड होगा ना, यानी कि अल्फा वाला एंड, अल्फा तो हालांकि सभी जगह होगा, माइनस एंड जहां से ग्रोविंग स्टार्ट हुई थी एमटीओसी की तरफ होगा, यानी कि स्पिंडल पोल की तरफ होगा। जबकि इनका प्लस एंड सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स का लगभग क्या सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स का प्लस एंड अवे फ्रॉम द स्पिंडल पोल होगा। तो देखो, एक ही तरह के माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनते, 3 तरह के माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं। 3 टाइप्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। सभी माइटोटिक स्पिंडल्स को आप स्पिंडल फाइबर कह सकते हैं। चलिए देखते हैं ये 3 तरह के हैं कैसे। इसके लिए एक सेल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये उसमें 2 सेंट्रोसोम में जो है ड्रॉ कर रहा हूं, इनको एग्जैक्टली अब स्पिंडल पोल हम कहेंगे। एनिमल सेल मानते हैं तो चलिए इसके अंदर मैट्रिक्स भी है और सेंट्रियोल भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे 3 तरह के माइटोटिक स्पिंडल जो है बन सकते हैं। एक तरह के जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो कहलाते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब कंफ्यूज नहीं होना है, काइनेटोकोर प्रोटीन अलग चीज है। काइनेटोकोर प्रोटीन अभी मैं बात करूंगा क्रोमोसोम में होता है, याद कीजिए, इसी वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। ये सेंट्रोमियर है, यहां मैंने बताया था एक तो कोइजिन प्रोटीन होता है जो जोड़ता है इनको आपस में, और एक काइनेटोकोर होता है। ऐसे काइनेटोकोर जो इंतजार कर रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल आकर इससे बाइंड करेंगे यहां ऐसे। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर पर आकर बाइंड करेगा वो तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है। और काइनेटोकोर प्रोटीन कहां है? क्रोमोसोम पर है। तो फिलहाल मैं माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहा हूं। तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल एक तरह का माइटोटिक स्पिंडल है, फर्स्ट टाइप का, जो ओरिजिनेट होगा ऑफ कोर्स कहां से? स्पिंडल पोल से ही। तो देखो ये मैं दिखा रहा हूं यहां से कि एक ये चल पड़ा, इधर माइनस एंड है, ऊपर भी लिखा है, पहले भी बताया था, ये माइनस एंड है इस पर्टिकुलर फाइबर का, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल टाइप का फाइबर है। ये ना तो एक्टिन फिलामेंट ना ये इंटरमीडिएट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल टाइप का फाइबर है साइटोस्केलेटन में। ये उसका प्लस एंड है। इसका काम है क्रोमोसोम से बाइंड करना। तो मानो मैं यहां एक क्रोमोसोम दिखा रहा हूं जिसका ये सेंट्रोमियर है, ये उसके आर्म्स हैं। तो ये है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल ने क्रोमोसोम से बाइंड करा है सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर प्रोटीन के थ्रू। ऐसे ही दूसरे स्पिंडल से भी, स्पिंडल पोल से भी एक काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल
जाकर इधर काइनेटोकोर से बाइंड कर लेगा। तो एक तरह का माइटोटिक स्पिंडल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उसका प्लस एंड ये है, उसका माइनस एंड ये है। तो माइटोटिक स्पिंडल में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम से बाइंड करने के लिए वो होते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक और तरह के माइटोटिक स्पिंडल होते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि हम 3 टाइप पढ़ रहे हैं ना, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल भी वही माइनस एंड स्पिंडल पोल की तरफ, प्लस एंड बाहर की तरफ, लेकिन इनका काम क्रोमोसोम से बाइंड करना नहीं होता। ये एक्चुअली इंटरपोलर एक मिड जोन बनाते हैं, इंटरपोलर मिड जोन। आप समझिएगा कैसे, मैं काइनेटोकोर वाले डिलीट कर रहा हूं अभी, तो मैं केवल अभी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल दिखाऊंगा। देखो यहां से एक माइक्रोट्यूब्यूल निकला, आप सब एग्री करेंगे, इधर माइनस इधर प्लस, किसी क्रोमोसोम से ये बाइंड नहीं। यहां से एक पोलर माइक्रोट्यूब्यूल निकला, उसका इधर प्लस होगा, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, मैं जरूरी नहीं उधर तक ले गया, इसकी लेंथ इतनी भी हो सकती है, सिर्फ इतनी, सिर्फ इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, कितनी भी लेंथ हो सकती है। तो ये कहलाता है बाइपोलर। चलिए, नेटवर्क एरर से पहले मैं डिस्कस कर रहा था माइटोटिक स्पिंडल, वो भी पोलर टाइप का, ठीक है, क्योंकि काइनेटोकोर टाइप में बता चुका हूं ऑलरेडी। तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर में क्या होता है, एक पोलैरिटी है आपस में जो है, क्रोमोसोम से बाइंड नहीं है, तो दोनों पोल्स की तरफ से, ये एक स्पिंडल पोल, ये दूसरा स्पिंडल पोल, इधर से एक फाइबर एलोंगेट होना शुरू हुआ, लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, डायनामिक है, ठीक है, ये किसी क्रोमोसोम से बाइंड नहीं है, ये इसका प्लस एंड। ऐसे इधर से माइनस प्लस, तो ये वाले पोलर हैं, जो किसी क्रोमोसोम से बाइंड नहीं कर रहे, वो पोलर हैं। लेकिन ये इंटरपोलर एक जो है नेटवर्क बनाते हैं। इंटरपोलर कैसे कि ये जो जोन हो गया ना, ये इंटरपोलर मिड जोन है, इंटरपोलर मिड जोन। अभी आगे हम मेटाफेज में डिस्कस करेंगे इस जोन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जोन अपने अंदर जो है काइनेसिन प्रोटीन रखता है, यानी मोटर प्रोटीन रखता है। आपको मैं याद दिला दूं, माइक्रोट्यूब्यूल आप पढ़े जरूर साइटोस्केलेटन में, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके भी मोटर प्रोटीन्स होते थे। माइक्रोट्यूब्यूल के हाईवे पर चलने वाले, माइक्रोट्यूब्यूल के हाईवे पर चलने वाले प्रोटीन्स काइनेसिन होते थे या डाइनिन। तो ये एक प्लस एंड एक माइनस, जो प्लस एंड की तरफ चलते थे वो काइनेसिन होते थे, और जो नेगेटिव एंड की तरफ चलते थे वो डाइनिन होते थे। तो ये कहलाते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। इनका काम क्रोमोसोम से बाइंड करना नहीं है, तो क्रोमोसोम से जो बाइंड रहेंगे, जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये इधर माइनस एंड, इसका ये इधर प्लस एंड, इधर से भी माइनस एंड, इधर प्लस एंड। तो ये वाला बेसिकली ये टाइप 1 ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है। टाइप 2 ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है। एक और तरह के माइक्रोट्यूब्यूल माइटोटिक स्पिंडल में ही, एक और तरह के काइनेटोकोर या पोलर के अलावा, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल या पोलर के अलावा एक और होते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एस्टर्स बनाते हैं, वो रेज बनाते हैं। तो ये बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस से प्लस, लेकिन ये सेल के कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं, यानी बाहर की तरफ। मैं आपको याद दिला दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन या एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, जो खुद जी एक्टिन के बने हुए हैं। यहां से एक माइक्रोट्यूब्यूल निकलता है ऐसे, ये माइनस एंड, ये उसका प्लस एंड, माइनस प्लस, यूजुअली ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, इधर भी माइनस प्लस। देखो दूर तो प्लस एंड ही होगा, चाहे कोई भी टाइप का माइक्रोस्पिंडल हो, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल हो, माइनस। ये एस्टर्स बना रहे हैं, ये रेज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन्हें हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, इनका काम क्या है, क्या ये क्रोमोसोम से बाइंड करेंगे? नहीं। क्या ये पोलैरिटी जो है पोलर रीजन में है, या इस तरह से जो है इंटरपोलर मिड जोन बना रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। इनका काम है ये एक्टिन से जाकर जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस, इनका जो प्लस एंड है ये जाकर एक्टिन फिलामेंट से जुड़ जाएगा। इससे होता क्या है कि ये स्पिंडल्स को, स्पिंडल पोल्स को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि कल को ये स्पिंडल पोल जब क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा, याद कीजिए क्रोमोसोम प्रोफेज के बाद अभी कंडेंस है, धीरे धीरे मेटाफेज पर उनको लाएंगे। डायनेमिक नेचर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लाता है, मानो इससे जाकर कोई जुड़ भी गया तो क्या मेटाफेज में थोड़ी रहेंगे क्रोमोसोम, धीरे धीरे वो घटेंगे। ये बात मैंने माइक्रोट्यूब्यूल में भी बताई थी, मैं ये बात यहां भी बता रहा हूं कि माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक है, तो यहां जुड़ने के बाद घटती भी है लेंथ, अपने हिसाब से चलता। माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम को अपने पास खींचना है, दूर ले जाना है, एवरीथिंग। तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का क्रोमोसोम से कोई रिलेशन नहीं है, ये स्टेबलाइज करते हैं स्पिंडल पोल को, ताकि स्पिंडल पोल को कोई ना खींच ले।
और स्ट्रक्चर को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी या इंटीग्रिटी देते हैं। तो ये एस्टर बनाते हैं और ये आउटवर्ड जो है रेडिएटेड है सेंट्रोसोम से, इन स्पिंडल पोल से ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इनके न्यूक्लिएशन के लिए भी सेंट्रियोल जरूरी नहीं है हालांकि, लेकिन एस्टर्स जो होते हैं ये प्लांट में भी नहीं पाए जाते। एस्ट्रल टाइप के जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो नहीं पाए जाते प्लांट में, ना ही सेंट्रियोल पाया जाता है। तो ये भी एक फीचर है कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो केवल एनिमल सेल का फीचर है, साथ ही साथ सेंट्रियोल भी जो है वो एनिमल सेल का फीचर है। हालांकि फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रियोल से इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, बट प्लांट के अंदर नहीं पाए जाते बेसिकली जो एस्ट्रल टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल है। तो टोटल 3 है, काइनेटोकोर टाइप माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एंड एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। मेटाफेज से पहले काइनेटोकोर और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोफेज के लगभग सारे काम हमने पढ़ ही लिए हैं। मेटाफेज में अब देखो, प्रोफेज के बाद सेल कैसी दिखाई दे रही है। इंडिविजुअल डायग्राम आप किसी जो है स्टैंडर्ड बुक से या किसी नोट से जब मैं आपको भेजूं तो वहां से कलेक्टिवली आप ड्रॉ कर पाओगे। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब कलेक्टिवली, क्योंकि जब आप इसको एग्जाम में लिखते हो इस टॉपिक को तो आप लिखते हो ये प्रोफेज का डायग्राम, ये एना मेटाफेज का, ये एना का, बट यहाँ तो मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप जब एग्जाम में लिखते हो साथ साथ आपने ड्रॉ करने हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप भी आप मेरी तरह जो है ड्रॉ करें। तो प्रोफेज के बाद कुछ सेल ऐसी दिखेगी, न्यूक्लियस नहीं रहेगा, क्रोमोसोम्स बन चुके हैं कंडेंस होकर, सेंट्रोमियर है, बहुत सारे दिखाने का फायदा नहीं है, मैं इस तरह से काफी होंगे। और ये स्पिंडल पोल्स हैं, किसी एक तरह का भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल में तो चलो सेंटर में ही होता है, तो ये यूजुअली सेंटर के आसपास ही होंगे, प्लांट में एक तरफ भी हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ आते हैं, केवल काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल में दिखा रहा हूँ, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल में ना तो एस्ट्रल दिखा रहा हूँ ना ही पोलर। ये इनका प्लस एंड, ये माइनस एंड, ये प्लस एंड, ये माइनस एंड। तो ये बिल्कुल एश्योरेंस तो यही जो है कनेक्टिंग लिंक, जुड़ना तो प्रोफेज से शुरू हो जाते हैं, एग्जैक्टली जुड़ते मेटाफेज में ही है। तो अभी प्रोफेज है ना, तो जुड़ते हुए नहीं दिखाऊंगा मैं, केवल इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, बढ़ने शुरू हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स, अभी काइनेटोकोर से अटैच नहीं हुए। ये है रीजन काइनेटोकोर क्रोमोसोम पर, तो ये अटैचमेंट मेटाफेज में ही होगी। अब मैं इस प्रोटीन की बात करता हूं, काइनेटोकोर प्रोटीन की, जो मेटाफेज में काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच कर जाएंगे। तो जब भी काइनेटोकोर कहा जाए तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अलग है और काइनेटोकोर प्रोटीन अलग है। प्रोटीन सेंट्रोमियर पर है यानी कि क्रोमोसोम पर है, और माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल पोल्स की तरफ से आ रहे हैं। तो ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होता है ये एक बेसिकली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बना है। इस काइनेटोकोर के अंदर खुद 80 से ज्यादा प्रोटीन हो सकते हैं, यानी कि एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। काइनेटोकोर प्रोटीन की जो है स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 3 डोमेन होते हैं उसमें। मैं काइनेटोकोर ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर में एक होता है डीएनए बाइंडिंग रीजन, कुछ इस तरह से, ये डीएनए बाइंडिंग रीजन है, बीच में कनेक्टिंग लिंक है दिस वन, और ये है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग रीजन, रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये बाइंड करेगा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से। तो इस तरह से प्रोटीन है काइनेटोकोर जिसमें 80 से भी ज्यादा प्रोटीन है, काइनेटोकोर प्रोटीन, केसी लिख देते हैं। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें नियरली 80 प्रोटीन हो सकते हैं। अब ये 80 प्रोटीन करते क्या है, एक छोटे से काइनेटोकोर में जो खुद सेंट्रोमियर पर है, ठीक है, मानो ये दिखा रहा हूं मैं, इसको थोड़ा थिक लेता हूं मैं एक बार, द पिंक, द ग्रीन एंड द रेड। हालांकि इतने बाहर नहीं निकले होते हैं, बट मैं एक बार समझाने के लिए दिखा रहा हूं केवल। ये एक काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स है, ये इतना, यहां से यहां तक, दिस वन, इतना, ये एक काइनेटोकोर। ऐसे दूसरा भी होगा, दूसरे की डीएनए बाइंडिंग डोमेन अंदर है, ध्यान रहे, दूसरे की डीएनए बाइंडिंग डोमेन अंदर है, यानी पिंक वाली जस्ट ऐसे। फिर ग्रीन रीजन,
और फिर रेड रीजन। ये दूसरा काइनेटोकोर है, सेकंड वन ये। तो देखो दोनों की रेड रीजन ही काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करेगी। अब इधर से एक स्पिंडल पोल है, ये माइनस एंड ये प्लस, ये आकर जुड़ गया ना क्रोमोसोम से। फिर इधर एक स्पिंडल पोल, इधर से आया माइनस प्लस। तो रेड डोमेन तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करती है, ग्रीन इनकी लिंकर डोमेन है खुद काइनेटोकोर प्रोटीन की, और ब्लू जो पिंक है, पिंक ये डीएनए बाइंडिंग रीजन है। तो अंदर सेंट्रोमियर में आप जानते हो डीएनए ही है यहाँ। तो ऐसा कुछ काइनेटोकोर होता है। तो काइनेटोकोर में जितने भी प्रोटीन हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच कराने का काम करते हैं, कुछ काइनेटोकोर के प्रोटीन में आपको याद दिला दूं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट के प्रोटीन्स से भी बाइंड करते हैं, जैसे मैड2, BUB-R1। अब जिसने स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पढ़ा है उसको ये जीन्स पता होंगे, अदरवाइज तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट इंडिविजुअली पढ़े, वहां मैड2 और BUB-R1 यानी मैड3 इस तरह के कुछ प्रोटीन पढ़ते हैं, CDC20 हम पढ़ते हैं। तो वो भी काइनेटोकोर पर ही आकर अटैच होते हैं, क्योंकि वो क्या चाहेंगे, क्योंकि काइनेटोकोर पर ही APCC कल को सिक्यूरिन को तोड़ देगा। सिक्यूरिन टूट जाएगा तो काइनेटोकोर पर ही सेपरेज है, सेपरेज जो है वो काइनेटोकोर के ही एक पड़ोसी कोहेजिन की SCC1 यूनिट को तोड़कर सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देगा। तो मैड2 और BUB-R1 APCC को इनहिबिट करते हैं। कैसे, ये भी मैकेनिज्म है, सारा उसमें पढ़ सकते हो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट में या MCDK के रोल में, कि CDC20 जो APC को एक्टिवेट करता कल को, उसको इन्होंने बांध के रखा हुआ है। तो CDC20 APCC को नहीं मिलेगा, APCC सिक्यूरिन नहीं तोड़ पाएगा, सिक्यूरिन सेपरेज को एक्टिव नहीं होने देगा, सेपरेज एनाफेज यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग नहीं होने देगा। तो जब सेल चाहती है ना तो वो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ऑन कर लेती है और वो सेल को डिवाइड नहीं करने देती, सॉरी डिवाइड नहीं, एनाफेज नहीं करने देती। तो मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि हम आप काइनेटोकोर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि काइनेटोकोर प्रोटीन्स जो 80 प्रोटीन्स हैं ये बहुत सारे काम करते हैं। हमारे लिए फिलहाल कौन सा काम है जो काम का है, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, कि ये जो डोमेन है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग डोमेन, तो एक क्रोमोसोम पर इस तरह से ये काइनेटोकोर निकले होते हैं और यहां आकर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड करता है। आप एग्जैक्टली जानते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है क्या। तो प्रोफेज तक इतने सारे इवेंट्स जो है वो इसके अंदर होते हैं। तो ये कुछ प्रोटीन्स थे या काइनेटोकोर जो हेल्प करते हैं प्रोफेज को कंप्लीट होने में। हालांकि बिल्कुल बाइंडिंग मेटाफेज शुरू कर देगी, तो काइनेटोकोर का पढ़ना भी जरूरी था मेटाफेज से पहले। नाउ वी विल स्टार्ट दी मेटाफेज।